अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सिंध से, ख़ासतौर पर कराची से कौन सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है और कौन जो नहीं ले सकता, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। क्योंकि PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर, और ख़ासतौर पर जो MQM के उम्मीदवार हैं, उनकी जो किस्मत है वो किस्मत नहीं फूट सकी है। और पीपल्स पार्टी की पलवेशा खान, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से वो सेनेट के इंतखाबात से हिस्सा ले रही हैं, उनके जो कागजात नामजदगी थे उस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखनी है। और जो जो समात हुई मुकम्मल आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखना है। और किस किस के क्या क्या राब्ते हुए बैकडोर पलवेशा खान को खासतौर पर बचाने के हवाले से, वो भी बड़ी अहम खबर है, आपके सामने रखनी है। आप वीडियो देखिएगा आखिर तक। सबसे पहले तो यह है कि फैसल भावड़ा के लिए कल का दिन जो है इंतहाई अहम है, क्योंकि एक तरफ जो MNA की नशिस्त है वो उनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है। दूसरा, जो उनके कागजात नामजदगी सेनेटिंग इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर ने मंजूर किए थे, उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस आगा फैसल ने। क्योंकि कादिर मंदोखेल दरख्वास्त गुजार है, उनके वकील आज रशीद रिजवी पेश हुए थे। उनकी जानिब से जो अदालत में दस्तावेज़ात पेश की गई हैं और उसके बाद फिर दलाइल दिए गए हैं, काफ़ी मुदल्लिल थे और अदालत को मुतमईन किया गया, जिसकी वजह से कल यानी कि मंगल के रोज़ उनके वकील यानी कि फैसल भावड़ा के वकील या वो खुद पेश होकर इन तमाम दलाइल और दस्तावेज़ात के जवाब के साथ जो तलब किया गया है। क्योंकि उनका कहना है कि 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें जो है इन्होंने जो कागजात नामजदगी में दोहरी शरीयत छुपाई थी, और उसके बाद फिर सेनेट इंतखाब में वो सादिक और अमीन नहीं है, इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाए। और भी बेशुमार इस सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल, जिसमें उनके लिए कल का दिन जो है काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो नाअहल करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि रिटर्निंग अफसर ने उनको अहल करार दिया था, उनको सेनेट इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी थी। ट्रिब्यूनल में कल उनका जो है वो कड़ा इम्तिहान हो सकता है। दूसरे हैं सैफुल्लाह अब्रो। सैफुल्लाह अब्रो जो है वो PTI की टिकट पर टेक्नोक्रेट के उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर यानी कि टिकट पर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके रिटर्निंग अफसर ने जो कागजात नामजदगी मंजूर किए थे, उसके खिलाफ एक वकील है मुस्तफ़ा मेमन, उनकी जानिब से जो है वो रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की गई थी। और बताया जा रहा है क्योंकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर फरियाल तालपुर के खिलाफ मद्देमुकाबिल थे ये सैफुल्लाह अब्रो, और इस वजह से काफ़ी जो है वो ये केस में हमने देखा या कुछ इस तरह का तासुर मिल रहा है लोगों की जानिब से, जिसमें ये जो सैफुल्लाह अब्रो हैं फरियाल तालपुर के मद्देमुकाबिल थे, तो इसलिए इनको काफ़ी इम्तिहान से गुजरना पड़ा। बल्कि अब तो ये नाअहल करार दिए गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से। उनके वकील वो दलाइल में साबित नहीं कर सके या अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, हैदर वहीद साहब, जिसमें ये बताया गया है कि वो टेक्नोक्रेट के जो म्यार है उस पर पूरा नहीं उतरते। मुस्तफ़ा मेमन एडवोकेट के वकील रशीद रिजवी ने अपने दलाइल में कहा कि एक तो ये कि उनका तजर्बा नहीं है जो टेक्नोक्रेट की के उम्मीदवार के तौर पर जो तस्लीम किया जाना चाहिए, दूसरा उनका तालीमी म्यार पूरा नहीं उतरता, और तीसरा ये है कि उनके जो 2018 के इंतखाबात में जो असासे थे वो सेनेट इंतखाबात के लिए मुताबिकत नहीं रखते। फिर एक और सवाल उठाया कि उनकी जो 2018 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी में जो उनके जिनका इन्हिसार बच्चों का इन्हिसार इनके ऊपर होता था, वो अब के कागजात नामजदगी में जो है वो नहीं किया गया। और एक और सवाल इसमें उठाया गया कि ये ठेकेदार हैं और ठेकेदार इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं। नैब सखर में कार्रवाई सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ चल रही है और मुल्तान में कार्रवाई चल रही है, तो लिहाजा इनको जो है वो ठेकेदार को, अगर ठेकेदारों को इस तरह के सेनेट इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई तो फिर पूरी असम्बली जो है वो ठेकेदारों से भर जाएगी। तो लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाए। और उसके बाद इनके जो वकील थे हैदर वहीद सैफुल्लाह अब्रो के, उन्होंने काफ़ी दलाइल दिए, और दलाइल के बाद लग रहा था कि सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ जो अपील है वो मुस्तरद हो रही है। मैंने हत्ता के टिकर भी बना लिए थे कि अपील मुस्तरद, और जैसे ही जज साहब आखिरी अल्फाज कहेंगे तो मैं वो क्लिक कर दूंगा, अपने ऑफिस भेज दूंगा ब्रेकिंग न्यूज़। तो मुझे आखिरी लम्हे वो टिकर चेंज करने पड़े, क्योंकि दरख्वास्त मंजूर की है, सैफुल्लाह अब्रो अब नाअहल करार पाए हैं सेनेट से, टेक्नोक्रेट की नशिस्त से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जब ये जज साहब ने फैसला आखिर में अनाउंस किया, यानी कि तकरीबन एक घंटे से ज़ायद ये समात हुई, तवील तरीन समात थी सैफुल्लाह अब्रो के हवाले से, दोनों फरीकैन की जानिब से मुदल्लिल दलाइल दिए गए और काफ़ी तवील तरीन दलाइल दिए गए। तो जब ये जज साहब ने फैसला दिया, जो दीगर वकला कमरा अदालत में मौजूद थे वो भी काफ़ी हैरत का इजहार कर रहे थे, क्योंकि जज साहब ने जिस तरह सवाल किए थे उसके मुदल्लिल जवाब जो है दिए गए हैदर वहीद साहब की जानिब से। और उसके बाद फिर उनके जो क्रेडिट पे चीज़ें थी सैफुल्लाह अब्रो साहब की तरफ से के नाम, तो वो भी बताई गई कि वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पूरा जो म्यार है वो उस पर पूरा उतरते हैं, इंजीनियर हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो है वो लाइसेंस रखते हैं, 13 बड़े बड़े जो
जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हुए हैं मुल्तान में, सक्खर में और पूरे पाकिस्तान में, इसलिए वो टेक्नोक्रेट के म्यार पर पूरा उतरते हैं, लेकिन अदालत ने उनकी नहीं सुनी, वो मुतमईन नहीं कर सके। अब सैफुल्लाह अब्दो नाअहल करार पाए हैं। इसके अलावा हम आते हैं परवेज़ शाह खान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और तकरीबन इनकी जो एज है वो 1970 से पहले की है, यानी कि मैंने जो कागजात नामजदगी देखे थे शायद उनमें 1976 शायद है उनकी एज, लेकिन लगती नहीं है वो। बहरहाल उनके जो कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिटर्निंग अफसर ने मंजूर किए थे, उसके खिलाफ आकिब राजपर एडवोकेट यानी कि इंडस लॉयर फोरम के वकला की जानिब से यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किए गए थे और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एक तो इनका ताल्लुक़ पंजाब से है, पंजाब के इलाके चकवाल से, दूसरा जनवरी में इनका कराची से शनाख्ती कार्ड बनवाया गया और इनका वोट यहाँ ट्रांसफ़र करा गया, और जो पता दर्ज है नादरा के रिकॉर्ड में वहाँ पर एक रफ़ाही प्लाट है, वहाँ पर कोई झोंपड़ी, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस प्लाट के पते के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सियासी चाइना कटिंग की गई है हमारी सियासी जमात की जानब से या सियासी रहनुमाओं की तरफ से। तो वो उनको वहाँ से उसका एड्रेस उनका जो है वो दर्ज किया गया है और यहाँ सिंध में काफ़ी ख़वातीन जो है काफ़ी काबिल हैं, अहल हैं, तो जो परवेज़ शाह खान हैं उनको नाअहल करार दिया जाए और उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद करार दिया जाए। लेकिन अदालत ने इससे पहले हम वो चूँकि केस अगर ख़ुद सुनते अंदर खड़े होके तो आपको मुकम्मल जो उनके जज साहब के सवालात और उसके बाद जो अपील कुनंदा थे आकिब राजपर साहब के वकील, तो मैं सारी तफसीलात रखता, लेकिन जज साहब ने हमें कमरा अदालत से ब्रेक के बाद बाहर निकाल दिया था, क्योंकि फैसल वावडा और उसके बाद हमने सैफुल्लाह अब्दो का मुकम्मल केस वहाँ सुना। जब ब्रेक के बाद आए जज साहब अपनी कुर्सी पे, तो उससे पहले उनके अदालती जो अमला था वो आए, हम मेरे जो कमरा अदालत में मौजूद तमाम सहाफ़ी थे उनको बाहर निकाल दिया कि जज साहब का ऑर्डर है कि कोई मीडिया का नुमाइंदा अंदर नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में कवरेज के लिए जाते रहते हैं, अदालतों का एहतराम भी करते हैं, दायरे डेकोरम का भी ख्याल रखते हैं, कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं करते, हड़ाउड़ी नहीं करते, लेकिन जज साहब ने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद काफ़ी सारे 3-4 केसेस जो अहम हैं, जो मुझे आगे भी रिपोर्ट करने हैं, वो हम नहीं सुन सके। तो उस वक्त मुझे जस्टिस काजी फैज़ी साहब का वो जुमला याद आया जो मीडिया पर चला वो, और जो वहाँ साफ़ी मौजूद थे जो उन्होंने बताया कि मीडिया आज़ाद है या नहीं, तो हाथ खड़ा करके बताओ। तो हम उस वक्त जब हमें बाहर निकाला जा रहा था तो हमें भी लगा कि पता नहीं मीडिया आज़ाद है या नहीं है, क्योंकि जज साहब ने हमें बाहर निकाल दिया। तो एक जज साहब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सवाल करते हैं कि मीडिया की आज़ादी के ऊपर, और एक जज साहब ने हमें अपने कमरे अदालत से मुबैना तौर पर बाहर निकलवाया। मुबैना तौर पर तो नहीं, बल्कि अब तो जज साहब के अदालती अमले ने कहा कि तुम बाहर निकल जाओ, और हम 4-5 साथी वहाँ दोस्त से मुख्तलिफ मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे उनको बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं अब तक ये सवाल करता हूँ कि हमें कमरा अदालत से क्यों निकाला। नवाज शरीफ आज तक चीख रहे हैं, तो मैं भी ये चीख रहा हूँ कि हमारा हक है आईनी और कानूनी तौर पर, अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं, और हर चीज़ वो जो अदालतों में जाती है, अदालतों से बाहर आती है, रिपोर्ट होती है, या जो हक और सच पर मबनी होती है, क्योंकि हम अदालतों को समझते हैं कि आज़ाद हैं, तो फिर हम वो चीज़ रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर आना होता है। हम किसी के एजेंडे पर काम नहीं करते, न्यूज़ में ट्विस्टिंग नहीं करते अदालतों की। तो हमें जिस तरह निकाला गया बाहर, बड़ी हैरत हुई। अगर हम अंदर होते तो परवेज़ शाह खान के हवाले से जो सवालात उठाए गए थे वो हम सही मानों में आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे ज़राए ये और भी बताते हैं परवेज़ शाह खान के हवाले से कि आकिब राजपर ने जब दरख्वास्त दायर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के इलेक्शन रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो आसिफ अली जरदारी साहब के नाम पर कुछ वकला ने राब्ते किए आकिब राजपर साहब से कि आप ये दरख्वास्त जो है, ये अपील जो है वापस ले लें, और जरदारी साहब से आपकी मुलाकात भी कराई जाएगी और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। लेकिन आकिब राजपर और जो दीगर वकला थे उन्होंने जरदारी साहब से मिलने से इनकार किया और वो उन्होंने केस फाइट किया। केस चूँकि वो हार गए हैं, लेकिन उन्होंने केस लड़ा और दरख्वास्त उनकी अपील जो है वो मुस्तरद हुई है। इसके बाद फिर हम आते हैं MQM के 2 लोगों की, तकरीबन 3 लोग हैं जिस पर उनकी 2 अफराद की जो अपीलें मुस्तरद हुई हैं, और रऊफ़ सदीकी की जो दरख्वास्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई। एक तो रऊफ़ सदीकी को जो है वो नाअहल करार दिया गया, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। उनका खुद का कहना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर करेंगे सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने तालीमी मेयार पर पूरा ना उतरने की वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपील दायर की और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को वो मुतमईन नहीं कर सके और ये अब नाअहल करार पाए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शहाब इमाम हैं, MQM की टेक्नोक्रेट की नशस्त
पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ एक दूसरे शख्स ने जो है अपील दायर की थी। वो अपील मुस्तरद हुई और शहाब इमाम को टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। और इसके अलावा एक दो और भी दरख्वास्तें थी। तो मजमूई तौर पर आज 5 दरख्वास्तें थी। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थी पलवशा खान, उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित हुआ और PTI के लिए और ख़ासतौर पर MQM के लिए आज का जो अदालतों का दिन है वो बुरा साबित हुआ। और कल फैसल वावडा का इम्तिहान है। वो इम्तिहान ये है कि जिस तरह अदालत का एक हमने देखा कि माइंड था या जो उनके कानूनी जो नुकात हैं, उस हवाले से लग रहा है कि फैसल वावडा के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक तरफ तो वो MNA की निशिस्त पर इलेक्शन कमीशन से हो सकता है नाअहल हो जाए, दूसरा अगर सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी यहाँ से कल वो नाअहल करार पाते हैं तो फिर उनके सितारे जो है वो गर्दिश में आ सकते हैं। और कल उनके वकला और उनसे जो है वो जवाब मांगा गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से। हम उम्मीद करते हैं कि कल यानी कि मंगल के रोज़ जो है हम पर तमाम सहाफ़ियों पर जो कमरा अदालत है उस पर दाखिले पर पाबंदी नहीं होगी और हम वो रिपोर्ट कर सकें, वो आप सबको बता सकें, वो तमाम अपने चैनल्स पर अपने अखबारात में शाये कर सकें जो कमरा अदालत में हम खुद देखते हैं। और जज साहब हम पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। मैं फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। अयाज बरोही साहब का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया इस वीडियो बनाने में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।